हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का अध्याय 16वें के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर को समझाया है। पहले आप उस वीडियो को देखना, जिससे प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। वह वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है या असत्य है? तो अपन सीधे आंसर ही पढ़ेंगे। भौम जल विश्व भर की नदियों झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। तो ये बच्चों क्या है? सही है ना। भौम जल अधिक है। जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को करना पड़ता है? नहीं, शहरी क्षेत्र के भी करते हैं। तो ये गलत है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। सही है कि गलत? गलत है। नहीं, नदियों का जल क्या कुआं भी, नहरें भी, वर्षा का जल, ये सिंचाई के सभी साधन है। वर्षा जल का चरम स्रोत क्या है? वर्षा जल का चरम स्रोत है, ये सही है, क्योंकि वर्षा जल से ही जो भौम जल की पुण्य पूर्ति होती है। नेक्स्ट है, समझाइए भौम जल की पुण्य पूर्ति किस प्रकार होती है? वर्षा का जल विभिन्न स्थानों पर भूमि में रिसकर भौम जल की पुण्य पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोतों जैसे नदी और तालाब के माध्यम से भी जल रिसकर खाली जगहों और जमीन के नीचे गहरी दरारों को भर देता है। जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को अंतःसैधन कहते हैं। अंतःसैधन की प्रक्रिया में भूजल की पुण्य पूर्ति हो जाती है। मतलब ये है कि भौम जल की पुण्य पूर्ति वर्षा से भी होती है, नदियों और तालाब के माध्यम से भी जो पानी होता है रिस का जमीन के नीचे चला जाता है। इस प्रकार भूजल की पुण्य पूर्ति होती है। वाला प्रश्न आया था बच्चों अभी मार्च की आपकी वर्कशीट में। यदि किसी गली में 50 घर हैं जिनके लिए 10 नलकूप ट्यूबवेल लगाए गए हैं, तो भौम जल स्तर पर इसकी दीर्घ अवधि पर क्या प्रभाव होगा? तो 50 घरों के लिए 10 नलकूप ट्यूबवेल बहुत अधिक हैं और अधिक स्रोत होने के कारण भूजल को अनावश्यक बर्बाद कर सकते हैं। लंबे समय में यहाँ भूजल की कमी हो सकती है भविष्य में, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी 10 नलकूप बनाने की। अगर 10 नलकूप बनाएंगे तो पानी भी अधिक निकलेगा, तो उससे मतलब कभी भविष्य में यहाँ पानी की कमी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए कि आप किसी बगीचे का रखरखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है। आप जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? तो ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर प्रणाली का प्रयोग हम बगीचे में पानी के उपयोग को कम करने के लिए किया जा सकता है। बाष्पीकरण द्वारा पानी के नुकसान को कम करने के लिए पौधों की जड़ों के पास पानी देना चाहिए और वर्षा जल संग्रहण द्वारा जल को संग्रहित करके बाद में उपयोग किया जा सकता है। तो बच्चों ये प्रश्न आते हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ लेना। अपन प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं कि भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। तो निम्नलिखित कारक पानी की कमी के लिए उत्तरदायी हैं। एक, बढ़ती आबादी जो विभिन्न मानवीय गतिविधियों के लिए पानी की मांग को बढ़ाता है ना। दूसरा है, वनों की कटाई ने वन आवरण के एक बड़े हिस्से को हटा दिया है। माना वन कट रहे हैं तो जिससे का वन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हट गया है। इससे भूजल को अंतःसैधन करने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कर दिया है? विचलित कर दिया है। फिर तीसरा, पानी की मांग बढ़ी है। क्यों बढ़ी? जनसंख्या बढ़ी है, इससे भूजल की पुण्य पूर्ति जो कम हो गई है और मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल मुख्य रूप से पानी की कमी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। फिर आता है प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की हमको उचित शब्द भरकर पूर्ति करना है। भौम जल प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? कुओं और नलकूपों का उपयोग होता है। जल की 3 अवस्थाएं क्या हैं बच्चों? ठोस, द्रव और गैस। ये तो अपन को पता ही है। भूमि की जल धारण करने वाली परत क्या होती है? जल स्तर कहलाती है। भूमि में जल के अंतःसरण के प्रक्रम को, माना भूमि में जल का अंदर अवशोषण होना, अवशोषित होना क्या कहलाता है? अंतःसैधन कहलाता है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जल की कमी के लिए कौन सा नहीं होता? अत्यधिक वर्षा, औद्योगिकरण, वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, जल संसाधनों को, ये तीनों जो कारण हैं जल की कमी को दर्शाते हैं। जबकि अत्यधिक वर्षा होगी तो पानी की कमी पूरी होगी। फिर प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत स्थिर रहती है।
भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। विश्व के समुद्र और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। फिर अपन प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। भौम जल और भौम जल स्तर को देखते हुए एक चित्र बनाइए, उसे चिन्हित कीजिए। तो ये पेपर में बच्चों आता है चित्र, तो आप देख लेना। देखो ये बादल है, ये पेड़ है, और भौम जल स्तर को बताना। तो ये भौम जल जो स्तर होता है वो ऊपर होता है, तो ये भौम जल स्तर है। और जब इससे नीचे पानी चला जाता है तो अपने हैंडपम्प और कुओं में पानी सूख जाता है, और ये भौम जल है। तो इस प्रकार भौम जल जो स्तर की पूर्ति किसके द्वारा? वर्षा के जरिए होती है। तो ये चित्र आता है तो आप इसे बना लेना। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी यार कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।